बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। नाज़रीन, आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं फेस टू फेस, जो कि लाइव जा रहा है। प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, जबकि इनके साथ साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे हामिदुल मशरकी साहब, जो कि इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी अमूर पर एक ग्रिप रखते हैं, मजबूत ग्रिप रखते हैं। इनके साथ साथ अहमद बिलाल सूफी, एक बड़ा नाम, उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं, जो कि माहिर इंटरनेशनल कवानीन हैं। उनसे भी राब्ता कायम करके प्रोग्राम में हम उनको शरीक करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब से सवाल करूं, मैं आपको खबर देना चाहता हूं। और खबर नाज़रीन आज की ये है कि पाकिस्तान ने हॉट स्टेट बनने का फैसला कर लिया है। मेरी 2 घंटे पहले गवर्नर KPK से भी मुलाकात हुई, आज वो लाहौर में थे, और जब मेरी KPK के गवर्नर से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे भी ये बात बताई है कि पाकिस्तान का हतमी फैसला हो गया है, कि पाकिस्तान ने हॉट स्टेट बनने का हतमी फैसला कर लिया है। जब मैंने उनसे गवर्नर KPK से ये पूछा कि क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि इस वक्त मुल्क में पाक भारत जंग तो नहीं शुरू हो रही, तो गवर्नर साहब ने तो वाज़ेह तौर पर मुझे नाज़रीन ये बताया कि भारत इस वक्त सिर्फ गीदड़ बपकियाँ लगा रहा है, जंग शुरू नहीं करेगा। ये नवश्ता त्यौहार है, ये उनका कहना है, मेरा नहीं। नाज़रीन, दावा या तबसरा उनका है। लेकिन मैं आपको प्रोग्राम में सीधा लेके चलना चाहूंगा जनरल साहब के पास। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहजाद भाई, गुड टू हियर यू। शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब, आपने 1965 की जंग देखी। पाक भारत आर्मी चीफ की अगर बात करें कि वो कहते थे, अगर आपको याद होगा, भारतीय आर्मी चीफ शाम की चाय में लाहौर के जिमखाना क्लब में पीने का दावा किया था। 1998 में अगर आपको याद हो, पोखरान में एटमी धमाके करके भारत ने खित्ते में अपने आप को एक बदमाश का तासुर दिया था, वहां से भी वो गिरा था। अगर आपको उसके बाद याद हो, 2019 में बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक का दावा, माजी में अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा भारत के सारे दावे जो है, ख्वाब जो है, वो मिट्टी में मिला दी है। जनरल साहब, मैं आपसे आज सीधा ही पूछना चाहता हूं कि अगर इस वक्त पाक भारत जंग हुई तो इस बार पाक फौज की क्या तैयारियां हैं, और क्या आप समझते हैं कि पाक भारत जंग हो सकती है या नहीं? जनरल साहब। देखिए जी, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने इंट्रो में कहा कि इंडिया हमेशा दावा ही करता रहा है, और दावे और बातें बनाना, प्रोपेगेंडा करना, और जैसे उनका बाहर की दुनिया में इंडिया अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से जाना जाता है, तो हर चीज़ को वो ड्रामेटाइज करने की और एक्टिंग करने की और दिखावे के साथ चीज़ों को पेश करते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक़ है, पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। इन्होंने जो ड्रामा रचाया पहलगाम में, तो उसका जैसे अभी पता चलता जा रहा है कि 2:20 पे ये इंसिडेंट हुआ, और 2:30 बजे उसकी FIR जो था पहलगाम का पुलिस स्टेशन, जो वहाँ से 6.5 किलोमीटर दूर था, और उसमें 2.5 किलोमीटर कोई रोड नहीं थी, पहाड़ी इलाका था, तो 10 मिनट के अंदर वहाँ FIR करा दी गई। और आज चौथा दिन है, इन्होंने कोई ज़ख्मी नहीं दिखाया, कोई वेपन नहीं दिखाया, किसी टेररिस्ट को नहीं दिखाया। तो ये एक दिखावा था, एक ड्रामा था कि पाकिस्तान क्योंकि तरक्की की तरफ टेक ऑफ कर रहा था। यहाँ माइन एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। यहाँ देखिए, आज भी जो है ट्रंप के नुमाइंदे पहुँचे हुए हैं, और वो डिजिटल करेंसी के बारे में कह रहे हैं कि डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान एक लीड रोल, बल्कि लीडर का रोल प्ले करने जा रहा है। तो यहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही थी, और फिर आर्मी चीफ ने उन्होंने बताया कि कश्मीर हमारी जो है शहरग था और आज भी है। और जैसे मैं इस वक्त में कहना चाहूँगा, जैसे जनरल राहिल शरीफ साहब ने एक वक्त में कहा था, चाहे हॉट स्टार्ट हो या कोल्ड स्टार्ट हो, हम हर वक्त तैयार हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी की जो इस वक्त सफ़र सलार है, वो जज्बा हुज्बुल वतनी से सरशार है, वो हाफिज़ कुरान है। और जिस तरीके से उन्होंने ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस में दिल गरवा देने वाली तकरीर की, जिसके साथ पूरी ओवरसीज़, ना सिर्फ ओवरसीज़ बल्कि पाकिस्तानी अवाम और मुस्लिम उम्मा को भी उन्होंने इंस्पिरेशन की और मोटिवेशन फराहम की, तो ये तमाम चीज़ें जो थी इंडिया को हज़म नहीं हो रही थी। और साथ ही वहाँ JD वाइन साहब अपने एक ज़ाती विज़िट पे पहुँचे कि उनकी बेगम जो है वो इंडिया से है, तो उन्होंने इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए, जैसे पहले करते रहे, 2000 में जब क्लिंटन वहाँ पे आया, या 2019 में जब यहाँ मोहम्मद बिन सलमान आए हुए थे, कोई VVIP बड़ी शख्सियत इस इलाके का दौरा करती है, तो इस किस्म के वो ड्रामे करते हैं।
पहले इन्होंने 36 सिख मार दिए और अब इन्हें पहलगाम का ड्रामा रचाया। बट इनके अंदर से अब आवाज़ें आ रही हैं और इस किस्म की आवाज़ें न सिर्फ उनकी अपोजिशन पार्टी दे रही है बल्कि उनके साबिक आर्मी चीफ और करंट एयर फोर्स के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि हम जंग के लिए तैयार नहीं हैं और अगर आपने जंग की तो आपको बहुत सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। जबकि हमारा यह कहा जा रहा है कि आप जुर्रत नहीं कर सकते हम पे अटैक करने की। पाकिस्तान फौज बिल्कुल तैयार है और हमारा कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल डेटरेंस इन प्लेस है। आप जुर्रत करके देखें, हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप हम पे अटैक नहीं कर सकते। और अगर आपने हमारी रेड लाइन क्रॉस की, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अगर आपने पानी बंद किया या उसको रुख मोड़ने की कोशिश की तो यह ऐलान जंग होगा और ऐलान जंग होते ही हम अपनी पूरी ताकत और माइट के साथ आपको अटैक करेंगे। तो माइट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी हथियार हैं, खास तौर पे न्यूक्लियर हथियार, अगर आपने जरूरत की तो हम स्टार्ट ही न्यूक्लियर हथियारों से लेंगे और आपका वजूद मिटा के रख देंगे। काबिल एहतराम जनरल साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मेरी मुख्तलिफ जो तज्जिया कार दोस्त हैं उनसे भी आज 5-6 दोस्तों से बात हुई, उनका भी जो कहना और जो मेरी भी राय है कि इंडिया अब मज़ीद अस्करी कार्रवाई नहीं करने की पोजीशन में है क्योंकि वह तमाम सफारती कार्ड खेल चुका है। अगर आप गौर करें 2001 में चले जाएं तो वहाँ आपको इंडियन पार्लियामेंट पर हमला याद होगा। 2008 में जनरल साहब अगर हम चले जाएं तो मुंबई हमला वो भी आपको याद होगा और फिर 2019 में पुलवामा हमले को मद्देनजर रखें तो फिर इन तमाम बातों को अगर मद्देनजर रखें तो सिर्फ यही हो सकता है हम मुआहदा तोड़ देंगे, हम आपका पानी बंद कर देंगे। हाउ इट पॉसिबल सर, पानी कैसे बंद हो सकता है? रहनुमाई फरमाएं जनरल साहब। देखें, जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें वर्ल्ड बैंक ने गारंटी दी हुई है। इस पे जनवा जो है लॉ ऑफ ट्रीटी वो एक्साइज होता है। इस पे आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। इस पे आप यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बना सकते हैं। तो ये गीदड़ भपकी हैं, कल वो कह रहे थे पानी बंद कर देंगे, आज उन्होंने झेलम में आधा पानी छोड़ दिया है। तो ये तो इनकी औकात है, फौरन ये पैंतरे बदलते हैं। आज रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने दरिया झेलम में ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। भाई आप ज़्यादा छोड़ें या कम छोड़ें, हमारे पास डैम मौजूद हैं, ज़्यादा छोड़ने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसको मंगला डैम में स्टोरेज करेंगे और ग्रेजुअली इसको रिलीज़ भी कर देंगे। तो ये इंडियन जो है, ख़ासतौर पर मोदी जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, चाय बेचता बेचता अपने हिंदुत्व की फ़िलासफ़ी के तहत ये बन गया है और इसकी सिर्फ 30 वोटों की मेजॉरिटी है। अब देखिए इसके बाद 270 सीटें हैं और जो अपोजिशन है उसके बाद 230 सीटें हैं। तो ये 30-40 सीटों का फ़र्क है और जिस तरह से ये बिहेव कर रहा है, और मैंने इनकी जो है पार्लियामेंट की कार्रवाई कल वीडियोज़ में देखी, वो इस पर इतना सख्त सवाल कर रहे थे इंडियन अपोजिशन, कुछ ख़वातीन थी, कुछ लोग थे, वो कह रहे क्या कर रहे हैं आप, मुल्क अंदर से टूट रहा है, कश्मीरी आपके साथ रहना नहीं चाहते, खालिस्तान की तहरीक है, इधर से तमिल आपसे अलहदा होना चाहते हैं, 7 ईस्टर्न स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, ये आपसे अलहदा होना चाहते हैं, अरुणाचल प्रदेश आपसे अलहदा होना चाहता है। आप कर क्या रहे हैं? आप ये क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, तो उसका ड्रामा बंद करें और वरना आप मुल्क को तोड़ देंगे। उसके साथ जैसे मैंने कहा कि इनके आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ ने बयान दिए, तो अंदर से इनको बड़ा सख्त प्रेशर है। और ये बात जैसे मैंने आपको बताई कि आज पानी उन्होंने जेलों में को एक्स्ट्रा छोड़ा है, तो ये शो करता है कि कितने ये ड्रामाबाजी करते हैं, कितने जो कहते हैं वो उस पर अमल करते हैं कि नहीं करते। तो मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि इंडिया कभी जुर्रत नहीं करेगा पाकिस्तान पे हमला करने की, क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी फ़ौज का तो मोटो यही है कि ईमान, तकवा और जहाद फी सबिलिल्लाह। हम अल्लाह पे पूरा ईमान रखते हैं और जहाद जो है ये हमारी मिराज है, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर इसमें अल्लाह के राह में जंग करते हुए हमारी जान चली जाए तो आप शहीद हो जाते हैं। और हर मुसलमान की ये डिज़ायर होती है कि अल्लाह उसको शहीद के रुतबे से सरफराज करे। तो उन्हें पता नहीं कि किस कौम से उनका पाला पड़ा है। और हमें ये, मैं अफसोस से कहता हूँ कि हमारा जो दुश्मन है हमसे 6 गुना बड़ा है, 1.5 अरब की आबादी है, बट उनका स्टेचर बहुत ही तंग नज़र और छोटी सोच के लोग हैं। जनरल साहब मेरे साथ रहिएगा प्लीज। मैं एक शॉर्ट ब्रेक कर रहा हूं, ब्रेक से वापस आकर आपसे फिर सवाल करता हूं और मेरे साथ ब्रेक के बाद हामिद अल मशरकी साहब भी मुझे ज्वाइन कर देंगे जो बाहर बैनुल अक़वामी अमूर है और मुकम्मल ग्रिप रखते हैं। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है एक बड़ा नाम है, डॉक्टर हामिद अल मशरकी, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। खुश आमदेद डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया भाट साहब।
ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ سوال سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے جب میں نے ہائی کمیشن کی ویب سائٹ کو چیک کیا ہے آج، تو اس پہ جو میں نے دیکھا ہے تو انڈیا کے درمیان مجموعی طور پر 40 کے قریب دو طرفہ ڈاکٹر صاحب معاہدے مجھے نظر آئے۔ یہ معاہدے تجارت، ویزوں کے حصول، جوہری ہتھیاروں کی فہرست کے تبادلہ، سرحدی امور، سیکیورٹی، جوہری، سنتاس معاہدہ، شملہ تاشقند معاہدہ، لمبی فہرست ڈاکٹر صاحب، لاہور اعلامیہ سمیت۔ بالکل آپ سے یہ قبلہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دو طرفہ تعلقات میں ان معاہدوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ کیا جس کا جو دل کرے گا وہ کر لے گا ڈاکٹر صاحب؟ جو معاہدہ ہے میں نے توڑ دیا، یہ کیا جنگل کا قانون ہے؟ عالمی بینک کہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پلیز اس پہ رہنمائی فرمائے میری۔ بہت اچھی بات کہی شہزاد صاحب۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں جب بین الاقوامی معاہدے طے پاتے ہیں تو ان کے ایک خاص اصول اور ضوابط اور قواعد ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمہ اصول اور قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے حکومتیں جو مرضی آئیں، جواہر لال نہرو نے سنتاس معاہدہ کیا لیکن اس کو آنر تمام حکومتوں نے کرنا تھا۔ پاکستان میں ایوب خان صاحب کا دور تھا لیکن تمام حکومتوں نے آنر کیا۔ شملہ معاہدہ بھٹو صاحب کی حکومت کرتی ہے، ضیاء صاحب بحیثیت آپ دیکھیں کہ اینٹی بھٹو صاحب تھے، سب کچھ تھے، لیکن چونکہ ایک ریاست کا معاہدہ ہے تو ہم نے شملہ معاہدہ آج تک قائم رکھا۔ اسی حوالے سے سارک کے جتنے معاہدے ہیں مختلف حکومتوں نے کیے، قائم رکھے۔ اسی طرح انڈیا کے اندر یا دنیا کے اندر بہت سارے معاہدے ہوتے ہیں جن کے ضامن ہوتے ہیں، جن کی گارنٹورز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ سنتاس معاہدہ جو ہے یہ خالی معاہدہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی لائف لائن ہے، اور اگر آپ پاکستان کی لائف لائن کو چھیڑیں گے تو میں ہمارے جو سیاستدان یا کچھ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اعلان جنگ ہوگا، یہ اعلان جنگ سے زیادہ اقدام جنگ ہوگا۔ اگر پانی روکا جاتا ہے تو یہ اقدام جنگ ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے پاس نہ صرف انٹرنیشنل فورم، عالمی بینک سمیت یونائٹڈ نیشن کے پاس جانے کی آپشن ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کی آپشن ہے، کیونکہ یہ خالی ضامن کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو انڈیا کے میڈیا یا بار بار بات کرتے ہیں نا جی کہ ہم نے عالمی بینک سے کیا لینا ہے، اگر وہ ضامن کا ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ میں آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں، آج بھی ہزاروں ارب ڈالر کے جو معاہدے ہیں، جو بہت ساری چیزیں ہیں جو عالمی بینک اور انڈیا کے درمیان ہے، اس کے اوپر بھی اثر آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ مودی کی جو جنونی حکومت ہے، جو RSS آئیڈیالوجی ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ امیت شاہ، مودی اور اجیت دیول کی یہ جو تکون ہے، اس نے خود انڈیا کو جس تباہی کے کنارے پہنچا دیا ہے، اس کے بعد سنتاس معاہدہ یا ایسا کوئی معاہدہ ختم کرنا خود بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی، خود جو IMF اور جو ورلڈ بینک اور جو دنیا کے دوسرے مانیٹری ادارے ہیں ان کے آگے بہت بڑے سوالات کھڑے ہوں گے، ان کی کریڈیبلٹی پہ سوال کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک معاہدہ نہیں ہے، یہ دو ملکوں کے درمیان تقسیم کے وقت کے بعد کی ایک لائف لائن تھی۔ ایک اور بات ہمیں سمجھنی ہوگی، وہ یہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا اتنی جرت کر سکتا ہے کہ وہ پانی روکے، لیکن اس کا یہ کہہ دینا پاکستان کو یہ جواز فراہم کرتا ہے کہ پاکستان اب اپنی مرضی کے معاہدے قائم رکھے اور اپنی مرضی کے معاہدے ختم کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ پاکستان نے تو بار بار یہ کہا کہ ہم بین الاقوامی قوانین، بین الاقوامی ضوابط کی پاسداری کرنے والی قوم ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے وہ روش اپنانا چاہ رہا ہے جو اسرائیل نے اپنائی۔ انٹرنیشنل کورٹ کا فیصلہ آیا، نیتن یاہو نے سننے سے انکار کر دیا۔ صاحب انڈیا کو سمجھنا ہوگا کہ نہ وہ اسرائیل ہے اور نہ پاکستان غزہ ہے۔ میں بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں، بدقسمتی تو ہے ہم مسلمان اس طرح غزہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پائے، لیکن پاکستان کی جب بات آئے گی تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور پاکستان کی بہادر اور جرری افواج، چاہے وہ بحری ہوں، بری ہوں یا فضائی افواج ہوں، تمام افواج مل کر اس بات کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی رکھتی ہیں کہ وہ دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ جنرل طارق رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح کہ پاکستان کی افواج نے جب بھی کوئی چیلنج آیا ہے دشمن کے مقابلے میں تو کس طرح دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ اور ابھی تو ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں، ابھی 2019 میں ابھی نندن کا واقعہ دیکھ لیں، ابھی اس کے پہلے کہ جہاں کہیں بھی انڈیا نے ہمیں ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ میں تو بار بار ان کو پچھلے 4 دنوں سے چینل پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ بحری افواج کا ہمیں چیلنج کرتے ہیں تو ہمیں ان کو دوارکا یاد کرانا ہے۔ اگر وہ فضائی جنگ کی بات کرتے ہیں تو MM عالم صاحب یاد کرانے ہیں، ابھی نندن کا زمین پر گرانا اور اس کو ٹھڈے مارنا یاد کروانا، چائے پلانا اور چائے پلانا۔ اور میں تو بار بار یہ بات کر رہا ہوں بٹ صاحب، میں تو بڑی کھلی بات کر رہا ہوں کہ جی اب کہ ہم نے چائے نہیں پلانی، اب کہ ہم نے 2 پیس پہنا کے واپس نہیں بھیجنا، اب کہ ہم نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو ان کو قیدیوں کے کپڑے پہنانے ہیں
दूसरी बात ये है कि चाय नहीं पिलानी है। तीसरी बात ये है कि इनको वो जो वॉर प्रिजनर का जेनेवा मुआहिदा है ना, उसके तहत रखना है। हमने जो खैर सगाली के दौर के तौर पर 24 घंटे में छोड़ दिया, उसको इन्होंने हमारी कमज़ोरी समझा। हत्ता कि ये पाकिस्तान का, मैं आज भी कहता हूँ कि बेहतरीन फ़ैसला था दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हमारी सलाहियत क्या है और हमारे आप बड़ा दिल कितना है। हमने अपना बड़ा दिल भी दिखा दिया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो जो पंजाबी की मिसाल है ना कि नस्ल आले ना नेकी करनी चाहिए, वो बद नस्लें निकले बाहर थी। उनको समझ नहीं आई कि हमने अगर अभिनंदन को छोड़ा तो हमने इन्हें गुडविल जेस्चर छोड़ा। हमारी कोई कमज़ोरी ना थी, ना है, ना होगी। और आज जहाँ पर पाक अफवाज खड़ी हैं, आज जहाँ पर पाकिस्तान के दिफा खड़ा है, मेरा ख्याल है दुश्मन तो दुश्मन, दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, दुनिया के तमाम इदारे खुद इंडिया को ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि खुदारा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा ये पंगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन ऐसी होगी जो इंडिया को सदियों भुगतनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि मैं बार बार कहता हूँ कि इनको ये समझ नहीं आती है कि ये कहते हैं जी एटमी बम, एटम बम तो बहुत दूर की बात है। हम इंशाल्लाह इनको रिवायती जंग में, कन्वेंशन वॉर में भी बड़ी बुरी शिकस्त देंगे और इनको ये समझना होगा। और आखिरी मशवरा तो मैं आपके चैनल की तवज्जो से सबको देता हूँ कि इंडिया के जो दानिश्वर लोग हैं, जो समझदार हैं, उनको खुद मोदी हुकूमत के आगे खड़ा होना पड़ेगा। और वो जो अंग्रेज़ी में मुहावरा है ना कि सेंस मस्ट प्रिवेल, अब समझदारी का सबूत देना होगा, वरना इंडिया की बर्बादी में, वो कहते हैं ना दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, इंडिया का ये हाल हो जाएगा। क्योंकि वो ये कंपैरिजन जो करते हैं ना, तोलना कि जी हमारे पास 800 जहाज़ है तो आपके पास 650 है। अभी जो बात हुई, हमारी आबादी 25 करोड़ है, उनकी आबादी 125 करोड़ है। हमें उनसे 6 गुना कम वसाइल चाहिए जंग लड़ने के लिए। हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया है, इंडिया के तमाम बॉर्डर्स पे दुश्मन है। इंडिया की चाइना से जंग है, बॉर्डर का तनाज़ा है, इंडिया का नेपाल से बॉर्डर का तनाज़ा है, इंडिया का भूटान से तनाज़ा है, इंडिया का श्रीलंका से तनाज़ा है, इंडिया का अब बांग्लादेश से तनाज़ा है। हमारा तो किसी से तनाज़ा ही नहीं है। तो ये सब सूरत हाल देखते हुए मैं समझता हूँ कि खुद इंडिया के थिंक टैंक्स को सोचना पड़ेगा। बाकी वो फिर कहते हैं कि अगर उनकी किस्मत में लिखा हुआ है मार खाना, तो फिर आएँ और 100 बिस्मिल्लाह। काबिल एहतराम मेजर जनरल साहब, अभी डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, ये जो फरमा रहे हैं कि कैदियों वाले कपड़े पहनाए जाएंगे, तो मैं तो इस पर यही कहूँगा कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन है और जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि पाकिस्तान जो है उसने कभी बदला लेने का ऐलान भारत से नहीं किया, ये हमेशा उधर से ही वार आता है। लेकिन सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मेरे वज़ीर दफ़ा जो है, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन आज जारी की है जिसमें वो फरमाते हैं कि इंडिया आइंदा दिनों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करने वाला है। ये वज़ीर दफ़ा पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जनरल साहब कि पाकिस्तान ने क्या वाकई हार्ट स्टेट बनने का फैसला कर लिया है, जो बात मैंने अपने इंट्रो में भी कही थी। जनरल साहब क्या कहेंगे? देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो जैसे हामिद अल मशरिकी साहब कह रहे थे, वो बड़ी सेंसिबल बात कर रहे थे कि जो ये मुआहदे होते हैं ये 2 स्टेट्स के दरमियान होते हैं, ये 2 गवर्नमेंट्स के दरमियान नहीं होते। ये मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान और इंडियन एज ए स्टेट हुआ है, और ये उनके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि ये आप नहीं कर सकते। उनके सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर सियासतदान हैं, रिटायर्ड सीनियर जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनके कई मैंने वीलॉग देखे हैं कि इंडिया ये नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि आपने हार्ट स्टेट की बात की, ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था। देखिए, हार्ट स्टेट का मतलब क्या होता है? हार्ट स्टेट ये होती है कि तमाम उसमें जो ऑर्गन और ऑपरेटर्स होते हैं स्टेट के, वो आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं। तो बड़ा ही अच्छी बात है, और देर आए दुरुस्त आए, यहाँ यूनिफॉर्म रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और किसी को भी कानून को हाथ लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी स्टेट के ऑर्गन को, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करने की कोशिश करेगा तो स्टेट बड़ी सख्ती से उसके खिलाफ हर एक्शन में आएगी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस जो हैं वो बड़ी प्रोफेशनल हैं, और जो लेटेस्ट दुनिया में सर्वे हुआ है उसमें पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को दुनिया की नंबर 1 फौज करार दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे अगर इन्होंने ज़्यादा बात को बढ़ाया तो चाइना के साथ ऑलरेडी हम बड़े क्लोज कांटेक्ट में हैं। चाइना इनके वहाँ से जो रिवर निकलते हैं, मेकॉन्ग रिवर और ब्रह्मपुत्रा, वो बिल्कुल इनका पानी बंद कर सकता है। और फिर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट है जहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने जब 2020 में वहाँ पे जब इनका लाइन ऑफ सिक्किम के पास झगड़ा हुआ तो चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका इनका कब्जा कर लिया था। ये उस पर ज़्यादा बात नहीं करते, बट ये प्रूवन फैक्ट है और रिपोर्टेड है
कि इंडिया ने इनके 2000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका पकड़ लिया और ये भीगी बिल्ली बन के जो था मोदी आगे विजिट कर रहा था और चाइना से ये दब गए और ज़्यादा ये किसा रिपोर्ट ना हुआ। तो बात अगर बढ़ी तो ये हम इंडिया को सैंडविच कर देंगे, पाकिस्तान और चाइना, इनको ये पता होना चाहिए। और दूसरा देखें, अमेरिका भी पीछे हट गया है। शुरू में जब इंसिडेंट हुआ तो अमेरिका से बयान क्या आया कि हमें इस पर बड़ा अफसोस है और इस वक्त हम हुकूमत इंडिया के साथ हैं। आज क्या बयान आया? आज बयान ये आया कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम इस वाक़या के जायज़ा ले रहे हैं। तो दैट मीन्स कि वो जो पहले था उससे पीछे हटे, इसमें पाकिस्तान की कामयाबी है। तो मैं ये समझता हूँ जिस तरह से हालात शेप ले रहे हैं, बिल्कुल जंग नहीं होगी। और अगर ये इन्होंने इसको एस्केलेट किया तो ये इंडिया की जो तबाही है वो तो इंशाल्लाह होगी फ्यूचर में, बट उसका प्रोसेस ये बहुत तेज़ कर देंगे। और मैं अपने पाकिस्तानी अवाम को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अफवाज एक अवामी अफवाज है और पाकिस्तानी अवाम और अफवाज के दिल इकट्ठे धड़कते हैं। यहाँ पे ऐसी मिसालें भी हैं कि जिस एक शख्स के करक डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले थे, उनके 7 बच्चे थे और जब उनका तीसरा बेटा शहीद हुआ तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके घर में अफसोस करने गए। तो उसके बाप ने क्या कहा, ये मीडिया पे रिकॉर्डेड है, उसने कहा कि अगर मेरे 7 के 7 बच्चे भी कुर्बान हो जाएं तो मुझे खुशी होगी। तो ये पाकिस्तान की कौम का जज्बा है और जंगें जज्बे से लड़ी जाती हैं, जंगें हथियारों से नहीं लड़ी जाती हैं। हमारे पास हथियार भी है और हमारे पास जज्बा भी है। तो इंशाल्लाह इंडिया के हम सामने जो खड़े हुए हैं, अगर जरूरत है जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं। बिल्कुल नहीं कह सकेंगे और आप देखेंगे कि आइंदा दिनों में चीज़ें डिस्कलेट होंगी। दुरुस्त फरमा रहे हैं मेजर जनरल साहब। आपने जो ट्रंप की बात की है वो भी दुरुस्त फरमाई है और ट्रंप ने मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये भी कहा है कि पाक भारत जो तनाव है इसका ये हल खुद किसी ना किसी तरीके से खुद निकाल लेंगे दोनों ममालिक। खुद वो खामोश रहे, किसी सवाल का जवाब उसने नहीं दिया। मैं एग्री हूँ इसकी बात से। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पहलगाम हमले में 26 हलाकतों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो इल्ज़ामात के एक नया वावेला शुरू कर दिया गया, आपने भी फरमाया कि सोशल मीडिया, जो भारतीय मीडिया, आपने भी चेक किया, मैंने भी चेक किया, और वो कह रहे हैं अपनी हुकूमत को कि ये काम मत करो, ये तुम्हारे गले पड़ जाना है। यहां तक मैं आपकी बात से मुतफिक हूं, लेकिन जानना किबला मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये भारत को सब चीजों का इल्म है, ये वो क्या खेल खेल रहा है डॉक्टर साहब? क्यों ऐसा कर रहा है? कौन सी ऐसी बाहर में या कहां पर इलेक्शन होना है, मोदी का जवाल हो रहा है, मोदी का मोराल गिर गया है, ये खेल क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? मेरी कौम को आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल बड़ा मैं समझता हूं कि रिवायती हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है भारत। और मोदी का ये था कि जब इलेक्शन हो रहे थे अभी, तो उनका एक नारा था कि अब के बार 400 पार, यानी बहुत बड़ी अक्सरियत से हम जीतेंगे। अब मोदी उसमें बुरी तरह नाकाम हुआ, बल्कि पहली बार 12 साल में मोदी को दोबारा से इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ी, मोदी को शिकस्त हुई। उसके बाद मोदी ने मकबूजा कश्मीर की डिलिमिटेशन यानी हल्का बंदियों में बहुत ज़्यादा चोरी और रद्दोबदल किया और सारा फ्रॉड किया। उस सब के अंदर एक कोशिश थी कि जी किसी ना किसी तरह मैं बीजेपी की जीत ला के बीजेपी का वज़ीर आला ले आऊँगा कि मैंने कश्मीर कंट्रोल कर लिया, 370 ख़त्म कर ली, वहाँ पे डोमिसाइल के ज़रिए 80-90 हज़ार लाख जो है वो नॉन कश्मीरी ला के वहाँ बिठा दिया, उनको वोट का हक दे दिया। सब कुछ के बावजूद कश्मीरियों ने एक बार फिर कट से मोदी की बीजेपी को बदतरीन शिकस्त दी, इवन एक फ्रॉड इलेक्शंस में भी। उसके बाद मोदी को ये शिकस्त होती है। उसके बाद पिछले दिनों मोदी को वक्फ अमलाक बोर्ड के हवाले से जो मुसलमानों के ऊपर बदतरीन कानून नाफज किया गया, उसके ऊपर जो बदतरीन रेजिस्टेंस देखने को आई, बदतरीन उसके जो उसको असरात नज़र आ रहे हैं, उसके बाद उसकी मकबूलियत नीचे जा रही, उसके बाद बिहार के इलेक्शन, ये सब कुछ देख के एक बात बड़ी वाज़ेह थी, वो ये थी कि अब मोदी अपनी आखिरी चाल चलेगा। और वो आखिरी चाल क्या है? पाकिस्तान दुश्मनी का कार्ड खेला जाएगा। पाकिस्तान दुश्मनी का कार्ड उसी अंदाज से खेला गया जो पुलवामा के ड्रामा से किया गया। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि पहलगाम हो या पुलवामा हो, ये सब इंडिया का ड्रामा है। और इस ड्रामे का नतीजा ये है कि आज खुद इंडिया के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं। 26 हलाकतें कहते हैं पहलगाम में, और अभी तक 12 से ज़्यादा नाम नहीं दे पाए। उसके अंदर भी नेवी और इंटेलिजेंस के और दूसरे लोगों के नाम हैं। उसके बाद ये कहते हैं जी कि 10 मिनट के अंदर अंदर 6 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन में FIR कट गई। यानी वाकया होता है और 10 मिनट तो ड्राइव पे नहीं लगते हैं कि वाकये को वहाँ जाकर सिर्फ लिखवाया जा सके। तीसरी बात ये कहते हैं जी लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी हुई। ओ बेवकूफ़ो, ये 460 किलोमीटर दूर है पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से।
कच्ची सड़क है डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, कोई रास्ता नहीं है। राफेल तैयारे पर बैठकर आ गया था एसएचओ के पास रपट कराने। बिल्कुल। और उसके बाद जो फनी बात है वो ये है कि पहलगाम का ये जो पार्क है, ये जो रिजॉर्ट है जिसके अंदर इतना बड़ा इन्होंने ड्रामा रचाया, वो टॉप मोस्ट सिक्योरिटी रेड जोन है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आर्मी के ऑफिसर छुट्टियां मनाने आते हैं। यानी ये जहाँ 9 लाख इंडियन फौज पूरे कश्मीर में है, यानी हर 7वें कश्मीरी के ऊपर एक फौजी है। दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब, माजरत चाहता हूँ, एक शॉर्ट ब्रेक पे जाता हूँ, आप मेरे साथ। 9 लाख से जायद जो है फौज इस वक्त वहां पर तैनात है, दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन नाज़रीन, जाते जाते मैं एक ब्रेक पर एक छोटी सी खबर देता जाऊं कि पाकिस्तान ने भारत के सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करने के मुतनाज़ा और गैर कानूनी फैसले के खिलाफ आलमी बैंक में चैलेंज करने पर भी गौर खोज शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर हामिद अल मशरकी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आलमी बरादरी और ताकतें जो हैं वो दहशत गर्दी तो भरपूर अंदाज से मुखालफत करती है डॉक्टर साहब, लेकिन भारतीय मौक़िफ़ की अभी तक हमायत कोई मुल्क जो है वो मुझे नज़र नहीं आया बाज़ाब्ता खुलकर सामने आया कर को हमायत करे। क्यों नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, क्या वजह है हामिद भाई, और क्या कहेंगे आप इस पर, इसकी अंदरूनी कहानी क्या समझ रहे हैं आप? अब देखिए, बात यह है कि चूंकि भारत ने हर बार पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो उड़ी हो, चाहे वो पठानकोट हमला हो, उसके बाद खुद भारतीय इदारों ने और भारतीय रिपोर्ट से साबित हुआ, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन से साबित हुआ कि ये सब झूठे इल्ज़ाम थे पाकिस्तान पे। अब बाकी जो दुनिया है वो ये बात जानती है कि भारत के झूठे इल्ज़ामात की हमायत करने के नतीजे में उन ममालिक को और उनकी इंटेलिजेंस को और उनके दफ्तर खारजा को बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब वो इसलिए मोहतात हैं, वो ये जानते हैं कि ये जो पहलगाम के ऊपर जो इतना हंगामा खड़ा कर दिया है, इसको असल में इसके सियासी मकासद हैं, मोदी की अपनी मकबूलियत से जुड़े हुए, जबकि हकीकत इसमें ऐसी नहीं है कि कोई भी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो या पाकिस्तान। देखिए, एक बड़ा आपको अहम बात बताता हूँ व्हाट्सअप, पाकिस्तान जब कोई इंडिया की तरफ से दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान उसके वाज़ेह सबूत डोजियर्स की शक्ल में ना सिर्फ बाकी मुल्कों को देता है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन को भी देता है, दुनिया के प्रेस को भी देता है। पाकिस्तान वाज़ेह सबूत की शक्ल में कुलभूषण यादव को टीवी पे ला के बिठाता है। पाकिस्तान वाज़ेह सबूत की शक्ल में इंडिया की जो स्पॉन्सर्ड हैं फितना अल ख्वारिज या उनके दहशतगर्द, उनके बाकायदा हम इंटरव्यूज़ चला देते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। ये जनाब वो दहशतगर्द मारा गया, उसकी जेब में ये कार्ड था, साथ पाकिस्तान का फ़ोन नंबर भी था, साथ पता नहीं क्या क्या तफसीलें वो लिख के लाया हुआ था। कोई ऐसे होते हैं। सो जब इस तरह के कमज़ोर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरेंगे तो अब आज की जो मॉडर्न दुनिया है, महज़ब मुल्क और ज़िम्मेदार मुल्क अब एहतियात करते हैं इंडिया का किसी भी तरह इस तरह के इल्ज़ामात पर साथ देने से। इसीलिए इंडिया को बड़ी मायूसी है। और वही बात मैं करता हूं कि देखिए, आज अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी दोनों मुल्क मिलकर खुद तय कर लेंगे और हम इस पर सोच विचार के बाद कोई फैसला करेंगे। रूस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, चाइना पहले से पाकिस्तान के हक में बयान दे चुका है, यूरोपीय यूनियन खामोश बैठी हुई है। यानी इंडिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन कोई बड़ा मुल्क, कोई बड़ी तंजीम की तरफ से कोई उसको वाज़ेह हमायत नहीं मिली। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया ये जानती है कि भारत का प्रोपेगेंडा झूठ पर मबनी है। भारत का जो प्रोपेगेंडा है वो उसकी इंटरनल सियासत की गलाजत की वजह से है। मैं तो ये समझता हूँ कि इन्होंने अपनी डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान दुश्मनी को हर जगह कैश करना शुरू किया हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का कोई भी महज़ब मुल्क, ज़िम्मेदार मुल्क बग़ैर शवाहिद के, बग़ैर एविडेंस के, बग़ैर तहकीक के किसी भी हालत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बात नहीं करेगा, ना करनी चाहिए, और ना ही किसी तरह के इल्ज़ामात के ऊपर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहिए। मेरा ख्याल है यही बहुत बड़ी बूदी की शिकस्त है। और इसी वजह से अभी तक ये जो पिछले 4-5 दिनों से हर रोज़ ये रात को हमला करके सोते हैं, सुबह सोचते हैं शायद हम पाकिस्तान को पता नहीं फतह कर लेंगे, अगले दिन फिर आगे चले जाते हैं। आप देखें कि अब इंडियन मीडिया जनाब पहले 2 दिन में हमले की बात कर रहा था, फिर 7 दिन में, अब 15 दिन में। तो इनको पता है कि इनके इतनी जुर्रत नहीं हो सकती, और अगर इस तरह की हमाकत करेंगे तो ना तो इनको दुनिया की हमायत मिलेगी और भरपूर पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी मिलेगा। दुरुस्त फरमा रहे हैं काबिल एहतराम मेजर जनरल साहब। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि भारत के सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करने के मुतनाज़ा जो फैसला है, गैर कानूनी फैसले को आलमी बैंक में चैलेंज करने पर गौर शुरू कर दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने।
یہ بات میں نے بھی کی تھی. اسی کے متعلق میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کی آبی جو جارحیت ہے اس کو دیکھ کر کیا آپ کو امید کیا ہے کہ عالمی بینک اس تنازع کو حل کرنے میں کوئی مدد کر سکتا ہے یا یہ بالکل بیکار چیز ہے؟ بھارت صرف تلوار کی زبان ہی سمجھتا ہے, وہ اس طرح ماننے والا نہیں. کیا سمجھتے ہیں جنرل صاحب؟ میں اس پہ یہ دیکھیں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں انڈیا سے ڈیل کرتے وقت ایک پرو ایکٹیو اپروچ رکھنی چاہیے. ہمیں ٹٹ فار ٹیٹ پالیسی تو چلو ٹھیک ہے, بٹ ہمیں اس سے آگے جانا ہوگا. ہمیں وہ تمام اقدام لینے ہوں گے جس کے تحت یہ آئندہ سے جرات نہ کریں. مثال کے جیسے آپ نے کہا کہ ورلڈ بینک میں جا رہے ہیں, ہمیں پوری اس کی تیاری کرنی چاہیے, اور اگر ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو ہمیں بالکل اس کو ورلڈ بینک میں لے کے جانا چاہیے. پھر ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں. تمام اس پہ اسپیڈ ورک, پیپر ورک اور پوری تیاری کر لینی چاہیے. اور جیسے اگر ہمیں موقع ملتا ہے اور حالات شیپ اپ جیسے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مودی کو بھی لے جانا چاہیے, ان کی گورنمنٹ کو بھی لے جانا چاہیے. پھر ہمیں یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے جو 15 ممبر ہوتے ہیں اس میں 10 ممبر ہر 2 سال بعد چینج ہوتے ہیں, ہم اس کے بھی ممبر ہیں. ہمیں اس کی بھی پوری تیاری کرنی چاہیے. تمام ہمیں ڈوزیر وغیرہ تمام ثبوتوں کے ساتھ, تمام شواہد کے ساتھ ہمیں پوری تیاری کر لینی چاہیے. اور اگر ضرورت پیش آئے تو ہمیں فوراً ہی یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس بنانا چاہیے. ہمیں OIC میں جانا چاہیے. OIC کے 57 ممالک ہیں, ہمیں اس کے مسلمانوں پہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں, پوری ویلی مسلمان میجورٹی 90% مسلمان رہتے ہیں, تو ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ دیکھیں اس واقعے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو کس بے دردی سے مار رہے ہیں. ان کی جو جائیدادیں ہیں, ابھی آج جیسے رپورٹ آئی کہ پہلگام میں ایکچولی وہاں پہ جو لوگوں نے زمینیں لی ہوئی تھی ان سے ابھی انہوں نے زمینیں زور زبردستی واپس لے رہے ہیں, اور انہیں مختلف بہانوں سے ان کے خلاف مقدمے کر رہے ہیں, ان مار پیٹ کے نکال رہے ہیں, اور اوور نائٹ انہوں نے وہاں 90 سال کی لیز کو 40 سال پہ کر دیا ہے. تو ہمیں OIC کو بھی ٹیپ کرنا چاہیے, وہاں یہ لے کے جانا چاہیے اور ان پہ آگے اپنے مقدمہ لڑنا چاہیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم OIC میں کامیابی سے اس مسئلے کو اٹھائیں, اور اگر 2-3 عرب ممالک جیسے قطر میں ان کے کئی نیول افسروں کو وہاں سزائیں ہوئی جاسوسی کے مقابلے میں, تو اور سعودی عربیہ میں ایک بہت بڑا ڈائسپورا ہے انڈیا کا, تو اگر کسی ایک ملک کو بھی ہم یہ سمجھانے میں اور کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جتنے بھی انڈین ہیں ان کو نکالیں واپس جائیں اپنے ملک میں, تو ان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. اسی طرح سے یہاں پہ جتنے P5 کنٹریز ہیں جو نیوکلیر اسٹیبلش طاقت ہیں, ان سب میں ہمیں انوائس بھیجنے چاہیے, اس کی پوری تیاری کر لینی چاہیے. اگر انہیں بات سمجھ نہیں آتی, وہ چیزیں ڈی ایسکلیٹ نہیں ہوتی, اور اگر یہ قسم کا اس کو ہائپ کریٹ کرتے ہیں, تو اس سے پہلے کہ یہ کوئی ایکشن لگے ہمیں تمام P5 کنٹریز کو بریف کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, اور انڈیا کو ہمیں کارنر کرنا چاہیے. اور انڈیا کا ویسے بھی جو چہرہ ہے وہ ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررسٹ اسٹیٹ کا دنیا کے سامنے آ رہا ہے. دیکھیں انڈیا نے ان کا نکالا وہاں سے ایمبیسڈر پرسن ناٹ گریٹا کر کے. ٹروڈو جو ہے وہ آیا ہوا تھا انڈیا میں, وہ ناراض ہو کے وزٹ کو چھوٹا کر کے واپس چلا گیا. امریکہ میں انہوں نے ایک سکھ کو مارنے کی کوشش کی, وہاں ان کے خلاف مقدمے پڑے ہوئے ہیں. ان کے جو را کے اسٹیشن چیف ہیں انہوں نے ملک سے نکال دیا ان کو. تو اسی طریقے سے باقی جیسے میں نے قطر کی مثال دی, اور ملک ہیں جیسے آسٹریلیا میں, UK میں, انہوں نے وہاں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں, ان کی گورنمنٹ ان سے پوچھ رہی ہیں, تو یہ ورلڈ لیول پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. جنرل صاحب آپ کی ساری باتیں درست ہیں, لیکن میں آپ کی جنرل صاحب بات کو تسلیم کر چکا ہوں, میں درست ہوں, ایگری ہوں. لیکن جنرل صاحب جس معاشرے میں میں پھر رہا ہوں, جس عوام کی پلس کو میں چیک کر رہا ہوں, وہ اب تنگ آ گئے ہیں پاکستانی عوام. جو مقبوضہ کشمیر میں جارحیت ہو رہی ہے, جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے, یہ سب بھارت کا ایک پروپیگنڈا ہے. اور یہ تانے بانے اگر آپ دیکھیں تو کہاں کہاں اس کے جڑے ہوئے ہیں. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, میری پاکستانی قوم جو ہے اب وہ تیار کھڑی ہے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا. پاک فوج کے پلس کے بارے میں مجھے کچھ بتانا پسند کریں گے اس وقت جنرل صاحب؟ دیکھیں پاکستانی فوج جو ہے وہ ہر دم تیار رہتی ہے. دیکھیں ہماری ڈیفینسو فارمیشن جو ہیں, میں نے خود ایز اے ینگ آفیسر, ایز اے سینئر کمانڈر آزاد کشمیر میں نے سروس کی ہوئی ہے. میں آپریشنل کمانڈر گلگت بلتستان میں بھی رہا ہوا ہوں, اور میں بلوچستان میں 4 سال ایز اے سینئر ملٹری کمانڈر بھی رہا ہوں. تو دیکھیں ہماری فوج ہر وقت تیار ہوتی ہے. ہم جب ینگسٹر بھی تھے کپتان میجر, تو ہمیں یہی آرڈر تھے کہ اگر انڈین ایک گولی فائر کرتی ہے آپ نے 10 گولیاں فائر کرنی ہے, اور جب تک کہ وہ ان کی جو ہے مشین گنیں جب وہ خاموش نہیں ہو جاتے, یا جب تک ہم انہیں تباہ نہیں کر دیتے, اس وقت تک آپ نے بالکل فائر نہیں روکنا. تو ہمارے آرڈر بڑے کلیئر ہیں.
اس کے بعد ہماری اسٹرائک فارمیشنز ہیں. ہماری تمام اسٹرائک فارمیشن جو انڈیا کے بارڈر جو ہیں ہم نے ان کی جگہ سلیکٹ کی ہوئی ہیں اور وہاں موجود رہتی ہیں. ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں. یہ اگر جرت کر کے دیکھیں تو ہم انہیں ناکو چنے چبوا دیں گے. تو یہ جرت نہیں کر سکتے. اور ان کے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کے ایکس آرمی چیف جو تھوڑا عرصہ پہلے ریٹائر ہوئے, ویسے معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی, معافی چاہتا ہوں, ان کے ایکس جو ہے یا موجودہ آرمی چیف ہے پوری دنیا میں کوئی اس کا نام جانتا ہے؟ ویسے وہ ہے کون؟ یہ آپ سے کہہ رہا ہوں نا, تو ان کا ایک اور سسٹم آف گورنمنٹ ہے. میں یہ رہا ہوں کہ ان کے ویڈیو کلپس ہیں, انہوں نے ویڈیو میں آ کے بیان دیے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ گجٹ بھبکیاں ہیں. اور مودی نے یہ ساری جو کارروائی کی, ایک تو پاکستان میں بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی, اور دوسرا یہ تھا کہ وہ جو جائیدادیں ہیں مسلمانوں کی, کشمیریوں کی ویلی میں, ان پہ نجائز قبضہ کرنا چاہتا تھا. اور تیسری چیز یہ ہے جیسے بہار کی اسٹیٹ میں الیکشن آ رہے ہیں, انہیں ووٹوں کی ضرورت ہے, تو انہیں پاکستان دشمنی کا جو راگ علاوہ یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا. اب وقت آنے کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں یہ ان کو جو اتنا اندر پریشر پڑ رہا ہے انڈیا کے اور باقی ملک بھی جو ان کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے ساتھ بائی لیٹرل نیگوسیشن میں, وہ ان کو سمجھائیں گے اور چیزیں بہتری کی طرف چلے جائیں گی. اور انڈیا کے عوام کو بھی یہ ریلائز کرنا چاہیے. میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں, دیکھیں اگر جو لاسٹ 78 ایئرز میں ہوا, اگر ہم یہی کرتے رہیں گے تو اس علاقے کے عوام کب ترقی کریں گے؟ دیکھیں اگر انڈیا آج ہمارے ساتھ کشمیر کا مسئلہ حل کر لیتا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق, تو ان کا 80-90 جو ہے ارب ڈالر کا بجٹ ہے وہ بہت کم ہو جائے گا, اور وہ پیسہ اپنی عوام پہ لگا سکتے ہیں. اور پاکستان کی جو جیوگرافیکل اور جو لوکیشن ہے جیو اسٹریٹجک, اس کو کوئی انڈرمائن نہیں کر سکتا. پاکستان سے آج صلح کر لیں, پاکستان کو آج کشمیر پاکستان کا حصہ بنا دیں یا اس کا مسئلہ کا حل نکال لیں, تو دیکھیں یہ ہمارے تھرو افغانستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک جا سکتے ہیں, ہمارے تھرو یہ چائنا تک جا سکتے ہیں, ہمارے تھرو یہ مڈل ایسٹ تک جا سکتے ہیں. ابھی پاکستان نے صرف ان کی ایئر سپیس بند کی ہے, اور ہم اس کیلکولیشن کر رہے تھے کہ ہر مہینے انہیں $1.5 ارب کا نقصان ہوگا. تو پاکستان کے پاس بڑی زیادہ لیوریجز ہیں, اور اگر ضرورت پڑی تو پاکستان ان کو استعمال آہستہ آہستہ کرتا رہے گا. بٹ اوور آل جہاں تک اس کا پہلگام کا واقعہ ہے, میرے اپنے خیال میں ایک بات ایک حد سے آگے نہیں بڑھے گی. بہت شکریہ میجر جنرل صاحب, اور بہت شکریہ میرے انتہائی قابل احترام ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, لیکن جاتے جاتے میں آپ کو یہ بات ضرور کہتا جاؤں کہ 80 اور 90 ارب ڈالر کے قریب بجٹ بھارت بچا سکتا ہے, لیکن مودی نے نہیں بچانا, کیونکہ مودی کو اپنی کرسی عزیز ہے, اس کو نہیں ایئر سپیس کے جو پیسے پڑ رہے ہیں وہ عوام پہ پڑ رہے ہیں. مودی صاحب کو یہ علم نہیں ہے کہ پوری قوم ان کی بھوکی ننگی جو ہے وہ اس وقت کس حالت زار میں ہے. اللہ پاک وہاں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بھی اللہ پاک بہتر کرے, اور میرے پاکستان کو فتح دے, اور میرے پاکستان کے لیے بہتر کرے. پاکستان زندہ باد.